लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस वगैरह कराया था और उसके बाद होमवर्क में आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज 3D का 1 to 10 और 15 to 20 दे दिया था, जो कि आप लोगों ने कर लिया होगा। एक्चुअली में देखो, ये लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कर लिया था बहुत पहले, मतलब बहुत पहले क्या 2 दिन पहले, और मैंने इसको अपलोड भी सोचा था कर देने का। बट क्या हुआ कि मैंने जब इसे सुना तो इसमें बहुत सारा नॉइज़ था, कुछ इश्यूज़ था इस वीडियो में, इसी कारण मुझे ये वीडियो फिर से बनाना पड़ा। तो मैं उसी जो मैंने वहाँ पे लिखा था उसी को मैं यहाँ पे भी पहले से लिखा हुआ मान के मैं ये वीडियो बना दे रहा हूँ। और आप ये समझना कि जहाँ मैं बता रहा हूँ उसके नीचे कुछ नहीं है ठीक है, मतलब कि अब वो उसे कहते हैं ना, देख कर भी अनदेखा करना। तो अगर मैं जहाँ पे हूँ उसके नीचे समझना कि उसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है। यहाँ से आप देख कर भी अनदेखा करना सीख जाओगे बहुत अच्छे तरीके से। चलो मजाक बहुत हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कि क्वेश्चन है कि x प्लस के प्लस 1 टाइम्स वाई इक्वल टू 5 और k प्लस 1 टाइम्स x प्लस 9y प्लस 1 माइनस 8k इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। कह रहा है कि k इक्वल टू वॉट सो डैट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। k का वैल्यू बताओ जिसके कारण इन दोनों इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाए। तो देखो, इस क्वेश्चन को आप लोग पास करो और खुद से ट्राई करो। आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन लाना है, मतलब कि अगर एक लाइन ऐसे जा रहा है तो दूसरा लाइन इसके ऊपर से जाना चाहिए। तो अगर इसका डायरेक्शन a1/a2 है तो इसका b1/b2 होगा, और दोनों का रेशियो इक्वल हो जाएगा, मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2। और ये लाइन इसी पर से जा रहा है, ओवरलैप्ड है, मतलब कि c1/c2 का जो रेशियो होगा वो भी इन दोनों के इक्वल होगा। तो ये कंडीशन डायरेक्ट यहाँ पे लगा दो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। देखो कि a1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, a2 का वैल्यू क्या है k प्लस 1, ये a2 है क्या? नहीं, ये b1 है, यहाँ पे a2 है। दोनों का वैल्यू सेम हो गया है तो अलग बात है, ये a2 है। फिर b1 का वैल्यू क्या है k प्लस 1 और b2 का वैल्यू क्या है यहाँ पे 9। उसके बाद c1 का वैल्यू है -5, ये 5 इधर आया होगा तो -5 है c1 का वैल्यू, और c2 का वैल्यू है 1 माइनस 8k। तो अब ये कंडीशन डायरेक्ट लगा दो आप लोग कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पे लिख देना कि फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। a1 के जगह पे 1, a2 की जगह पे k प्लस 1 इक्वल टू b1 के जगह पे k प्लस 1 और b2 के जगह पे 9 इक्वल टू c1 के जगह पे -5 एंड c2 की जगह पे 1 माइनस 8k। तो क्या करना है कि एक बार इस दोनों को इक्वेट कर दो और दूसरी बार इस दोनों को इक्वेट कर दो, या फिर इस दोनों को इक्वेट कर दो, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो, इस दोनों को अगर मैं इक्वेट करता हूँ इस दोनों को, तो क्या हो जाएगा 1 ये इक्वल टू k प्लस 1/9। तो इसको इधर भेजेंगे और 9 को इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 इक्वल टू k प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे k प्लस 1 का स्क्वायर है और यहाँ पे 9 है, तो क्या लिख सकते हैं 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसको इक्वल टू के इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको इस साइड ले आए तो अब बताओ यहाँ पे कुछ फार्मूला दिख रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता था, मैंने बोला था याद करने को कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ भी हो जाएगा k प्लस 1, ये आपका टोटल a है, a माइनस b यहाँ पे क्या है 3, तो a k प्लस 1 a प्लस b इंटू के प्लस 1 माइनस 3। तो यहाँ से आ जाएगा k प्लस 4 और ये हो गया आपका k माइनस 2, ये हो गया। अब एक छोटा सा बात देखो कि अगर कोई भी दो नंबर है a और b, यहाँ पे रुको, यहाँ देखो कि अगर कोई दो नंबर है a और b, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो या तो a 0 रहा होगा या फिर b 0 रहा होगा या फिर दोनों 0 रहे होंगे। दोनों 0 रहा तो कोई अलग बात है, बट 0 होने के लिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि या तो a 0 होगा या b 0 होगा। तो 0 इंटू बी का वैल्यू मान लो 2 तो इक्वल टू 0 होगा, और अगर a का वैल्यू ही 2 है और b का वैल्यू 0 है तो फिर भी 0 ही होगा। तो यहाँ से a इंटू बी इक्वल टू 0 है, इसका क्या केस निकलता है, आइदर a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। और आ रहा है हिंदी वाला और नहीं, इंग्लिश वाला। और यहाँ से क्या आता है कि a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0, ये दो केस बनता है यहाँ से। ये आपको फ्यूचर में भी ये यूज़ आएगा। तो देखो कि a क्या है यहाँ पे k प्लस 4,
ये क्या है यहाँ पे k+4, तो k+4 इक्वल टू 0 और k-2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया k इक्वल टू -4 और k इक्वल टू 2। अब सेकेंड केस लेते हैं जिसमें हम लोग की इस दोनों को लेते हैं, ठीक। तो देखो इस दोनों को लेने से फ़ायदा नहीं है क्योंकि फिर से क्वाड्रेटिक बन जाएगा, हम लोग को क्वाड्रेटिक सॉल्व करना होगा। तो क्या करते हैं कि इस दोनों को चूज़ कर लेते हैं। देखो यहाँ पे k+1 है, यहाँ पे 1 - 8k है, तो 8k इस जब k से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा ना -8k², तो फिर वहाँ पे क्वाड्रेटिक आ जाएगा। उससे बढ़िया है कि इस दोनों को चूज़ कर लो, ठीक। तो क्या हो जाएगा 1 - 8k इधर गया और -5 × k+1, तो 1 - 8k इक्वल टू -5 × k+1, तो यहाँ से आ गया 1 - 8k इक्वल टू -5k -5, और फिर 5 को इधर ले आओ और -8 को इधर ले जाओ, तो 1 + 5 इक्वल टू -5k + 8k, तो 1 + 5 हो गया 6, तो 8k - 5k 3k इक्वल टू 6, तो k इक्वल टू 2। अब देखो ये कह रहा है कि k इक्वल टू 2 होना चाहिए, ये कह रहा है कि या तो -4 हो जाए या 2 हो जाए, दोनों से मेरा काम चल जाएगा। इन दोनों में से कोई भी हो जाए तो हमारा काम चल जाएगा। तो इस दोनों का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन का क्या मतलब है कि इस दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो लेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ से कॉमन पार्ट k इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से k इक्वल टू 2 आंसर हो गया। और कुछ सोच रहे होंगे कि इन दोनों को लेते जो क्वाड्रेटिक बनता उसको सॉल्व करते तो क्या आता, उसमें क्या आता। तो देखो इन दोनों को जब लोगे और सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे तो वहाँ पे k का वैल्यू आएगा, 2 वैल्यू आएगा। तो 2 वैल्यू जब आएगा तो एक वैल्यू उसमें देखना कि 2 ज़रूर होगा और दूसरा वैल्यू कुछ होगा और उसका वैल्यू होगा -23/8। ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ कि अगर करोगे तो ये होगा, बट इसमें जाना नहीं है क्योंकि देखो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने से बढ़िया है लीनियर इक्वेशन सॉल्व करो। तो यहाँ से एक 2 आएगा और यहाँ भी एक, अगर इस दोनों को लिए होते तो यहाँ 2 आया और यहाँ -23/8 और 2 आया, तो दोनों का फिर से इंटरसेक्शन 2 ही आता। या फिर इस दोनों को लिए होते तो -4 और 2 का और -23/8 और 2 का इंटरसेक्शन भी 2 ही आता। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3x + 4y इक्वल टू 12 और m + n, ये है m + n लिखा हुआ है, ये m + n टाइम्स x प्लस ट्वाइस ऑफ m - n इंटू y प्लस 1 - 5m इक्वल टू 0। ये कह रहा है कि m और n का दोनों का क्या वैल्यू होना चाहिए कि हमारे इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आ जाएं। इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है मतलब एक लाइन ऐसे जाना चाहिए तो दूसरा लाइन इसके ऊपर से। अगर इसका डायरेक्शन अगर a1/a2 है तो इसका डायरेक्शन अगर b1/b2 है तो ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए और ओवरलैप कर रहे हैं मतलब c1/c2 भी इन दोनों के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ ये कंडीशन डायरेक्ट लगाओ और आंसर पालो। तो वीडियो पास करो और ट्राई कर लो। तो आप लोगों ने बना लिया होगा। देखो यहाँ पे a1 का वैल्यू क्या है 3, b1 का वैल्यू है 4, c1 का वैल्यू क्या है -12, ध्यान दे रहे हो माइनस इधर आएगा ये। a2 का वैल्यू क्या है m + n, b2 का वैल्यू क्या है ट्वाइस ऑफ m - n और c2 का वैल्यू क्या है 1 - 5m। तो डायरेक्ट यहाँ पे पुट करो तो यहाँ क्या आ जाएगा a1 की जगह पे 3 और सब चीज़ पुट किया तो ऐसा आ गया। अब बताओ पहले इस दोनों को कंपेयर कर दो फिर इस दोनों को कंपेयर कर दो तो क्या आ जाएगा 3 टाइम्स इंटू ट्वाइस ऑफ m - n, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ m - n इक्वल टू 4 टाइम्स m + n। इस दोनों को कंपेयर किया तो ये आ गया और इस दोनों को कंपेयर किया तो क्या आ गया 4 टाइम्स ऑफ 1 - 5m, 1 - 5m इंटू 4 इक्वल टू -12 इंटू 2 इंटू m - n, ठीक। तो यहाँ से ये दो इक्वेशन बन गए m और n में, तो 2 वेरिएबल है 2 इक्वेशन है तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इस टाइप का सिंपल लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन मैंने 50 क्वेश्चंस कराए हैं। तो आप ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। तो यहाँ से आपका आंसर m = 5 n = 1 आएगा। जिसको कोई दिक्कत है वो या तो मतलब दिक्कत तभी हो रहा है जब आपने पिछले लेक्चर्स को ढंग से नहीं देखा है। तो आप लोग उस लेक्चर को जाके अच्छे से देखो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, फिर कभी भी दिक्कत नहीं होगा ये, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चंस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है x + 2y = 5 और 3x + ky - 15 = 0। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। कह रहा है कि k का वैल्यू क्या होगा सच डेट ज़ीरो सॉल्यूशन, सच डेट कि ज़ीरो सॉल्यूशन है मतलब इस दोनों का कोई सॉल्यूशन ही ना आए। तो कोई सॉल्यूशन नहीं आना है, इसका क्या मतलब है कि एक लाइन अगर ऐसे जा रहा है तो दूसरा लाइन इस तरह जाएगा, दोनों सेपरेट रहेंगे। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन अभी भी सेम है तो a1/a2 = b1/b2 होगा।
पर सेपरेटेड है तो नॉट इक्वल टू C1/C2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, बस ये कंडीशन लगा दो, यहाँ से आंसर ले लो। देखो A1 का वैल्यू क्या है 1, B1 का वैल्यू है 2, C1 का वैल्यू है -5, ये 5 इधर आएगा -5, A2 का वैल्यू है 3, B2 का वैल्यू है K और C2 का वैल्यू है -15। तो यहाँ पे ये कंडीशन लगाओ, देखते हैं क्या होता है। देखो 1/3 इक्वल टू 2/K विच इज़ नॉट इक्वल टू 5/15, सॉरी -5/-15, तो माइनस से माइनस कट चुका है। तो यहाँ भी 5 से ये 3 टाइम्स कटेगा तो ये 1/3 हो गया। ठीक, तो देखो यहाँ से एक बार इसको कंपेयर करो, एक बार इस दोनों को कंपेयर करो, या फिर इस दोनों को भी कंपेयर कर सकते हो। बट इस दोनों को कंपेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि दोनों साइड कांस्टेंट है, वेरिएबल तो है नहीं, तो फाइंड किसको करोगे। तो देखो पहले इस दोनों को कंपेयर किया तो लिखे 1/3 इक्वल टू 2/K, और इस दोनों को कंपेयर किया तो 2/K इज नॉट इक्वल टू 1/3। ठीक, और जब इस दोनों को कंपेयर किया तो ये कह रहा है कि 1/3 नॉट इक्वल टू 1/3। एक बात कि इस दोनों में पहले से ही सिर्फ ये हैं, क्या बोलते हैं, सिर्फ कॉन्स्टेंट्स हैं, तो इसको लेने का कोई मतलब नहीं है। और ऊपर से ये कंडीशन भी गलत है कि 1/3 नॉट इक्वल टू 1/3। अरे यार 1/3 तो 1/3 के इक्वल होगा ही, तो ये कंडीशन भी गलत है, तो इसको तो ऐसे ही छोड़ दो। तो यहाँ से देखो k का वैल्यू क्या आ जाएगा 6, k इक्वल टू 6, और यहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा k नॉट इक्वल टू 6। भाई ये कह रहा है k का वैल्यू 6 हो जाए, ये कह रहा है कि k का वैल्यू 6 नहीं होगा, तब मैं 0 सॉल्यूशन दूंगा। कहने का क्या सेंस है, ये कह रहा है कि k का वैल्यू अगर 6 हुआ तो मैं 0 सॉल्यूशन दूंगा, ये कह रहा है कि k का वैल्यू 6 नहीं होगा तब मैं 0 सॉल्यूशन दूंगा। तो दोनों का कॉम्बो क्या होगा, कि कॉम्बो का मतलब है कि इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब एंड। इन दोनों का क्या मतलब है कि दोनों को जब कंबाइन करेंगे और कॉमन पार्ट लेंगे, कॉम्बो नहीं समझना उसको, कॉमन पार्ट कहो, कॉमन पार्ट लेंगे तो उसका k का कोई वैल्यू नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे देखो, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, क्या होगा k इक्वल टू 6, यहाँ 0 है, यहाँ कहीं 6 आएगा। ये कह रहा है कि k का वैल्यू 6 होगा तभी मैं आंसर दूंगा, ये कह रहा है k का वैल्यू 6 नहीं होगा तो मैं आंसर दूंगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कुछ है नहीं है ना, कॉमन पार्ट इन दोनों में कुछ नहीं है, तो मतलब इन दोनों का कोई वैल्यू नहीं है k का। इसको हम लोग आगे जब जाओगे तो इसको फाई पढ़ोगे। अगर किसी चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं आता है तो उसको हम लोग फाई कहते हैं, फाई का मतलब है नो सॉल्यूशन। ठीक, ये देख लो, जब आगे जाओगे तो आप लोगों को देखना होगा, फाई कहते हैं इसको, ये जो होता है साइन, इसको फाई कहते हैं, PHI शायद होता है, PHI ही होता है। इस क्वेश्चन को यहीं तक रखो कि ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया कि k का कोई वैल्यू नहीं आया। बट इसको थोड़ा सा और खड्डे में जाकर सोचते हैं हम लोग कि इंटरसेक्शन क्या होता है, इसका मैं आपको फील कराता हूँ। देखो कि एक केस है जिसमें आया कि k ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आना है। ठीक, मतलब कि अगर कोई काम मुझे करना है, जैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मान लो लाना है, तो k का वैल्यू आ गया उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 6। और वैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन में कभी ग्रेटर देन इक्वल टू साइन नहीं आएगा, बट ऐसा समझो कि कोई मतलब कोई ऐसा काम है जिसको करने के लिए ऐसा होगा कि k का वैल्यू 6 से बड़ा होगा तभी वो काम होगा। और ये केस क्या कहेगा कि क्या k का वैल्यू 6 से बड़ा होना चाहिए ओनली, ये कह रहा है कि k का वैल्यू 6 से बड़ा या फिर बराबर होना चाहिए। इसका क्या मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू का, ये मैंने जो अभी बेसिक लेक्चर्स पढ़ा रहा हूँ, बेसिक मैथ्स, उसके स्टार्टिंग के ही कुछ लेक्चर्स में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि कंपैरिजन ऑफ एनी टू नंबर्स। आप लोग उसको एक बार जाके देखें तब तो आप लोगों का ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, वैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है कि k का वैल्यू या तो 6 से बड़ा है या फिर k 6 के बराबर है। देखो अगर ये है कि 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 9, तो इसको ट्रू बोलोगे या फॉल्स बोलोगे। इसका आंसर कुछ लोग ट्रू बोलेंगे, कुछ लोग फॉल्स बोलेंगे। बट जिन्होंने ध्यान से देखा है इसको, मतलब मैंने जो डेफिनेशन समझाया है, तो वो लोग क्या सोचेंगे कि इसका क्या मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू का, कि 9 ग्रेटर देन 9 और 9 इक्वल टू 9, तो क्या 9 9 से बड़ा है, नहीं, ये तो फॉल्स है। और क्या 9 9 के इक्वल है, तो हाँ ये ट्रू है। तो और लगा हुआ है, या तो ये होगा या ये होगा, तो ये तो नहीं हो सकता है, ये फॉल्स है। तो ये अगर एक भी ट्रू हो गया तो इसका मतलब है कि ये ट्रू है। मतलब कि और का क्या मतलब है कि इन दोनों में से कोई भी हो गया तो मेरा काम बन जाएगा, तो ये ट्रू हो गया तो ये भी ट्रू है। ठीक, अगर लिखा हुआ है 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो इसका क्या मतलब है कि क्या 8 8 से बड़ा है, तो नहीं। क्या 8 8 के इक्वल है, तो हाँ इक्वल है, तो हमारा ये कंडीशन जो है वो ट्रू है। ठीक, -9 ग्रेटर देन इक्वल टू -9, इसका क्या मतलब है, अगर लेस देन भी ले लेते हैं तो यहाँ पे है कि क्या -9 -9 से छोटा है, तो नहीं। तो क्या -9 -9 के इक्वल है, तो हाँ इक्वल है, तो ये आंसर ट्रू हो जाएगा। ठीक, वही चीज़ यहाँ पे देखो,
कि ये कह रहा है कि के का वैल्यू या तो 6 से बड़ा होगा या फिर के वैल्यू 6 के इक्वल होगा, और ये कह रहा है कि के का वैल्यू 6 से बड़ा होगा तो मैं वो काम करूँगा। तो इसको नंबर लाइन पे कैसे देखते हैं, इसको छोड़ो, देखो नंबर लाइन यहाँ है, यहाँ कहीं 6 होगा, ठीक, यहाँ कहीं 6 होगा। अब वो उतना ये नहीं बनाएगा कि 0 यहाँ है 6 यहाँ है, ठीक है, समझने की कोशिश करो। तो यहाँ कहीं 6 होगा, तो ये क्या कह रहा है कि के का वैल्यू 6 हो या फिर 6 से बड़ा हो। तो नंबर लाइन पे अगर हमको 6 रिप्रेजेंट करना था तो कैसे रिप्रेजेंट किए थे, डॉट, डार्क डॉट बनाए थे यहाँ पे। तो के इक्वल टू 6 का मतलब है कि ये इसको इंक्लूड कर लिया, और के का वैल्यू 6 से बड़ा होना चाहिए, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है आगे, इस लाइन पे आगे चलो तो इधर वाले नंबर तो सारे 6 से बड़े हैं, तो कोई भी नंबर हो सकता है ये। यहाँ पे कहीं 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 7.5 होगा, 8.5 होगा, 9 सब नंबर 6 से बड़ा है ना, तो ये आंसर इंक्लूड कर रहा है कि इसमें से कोई भी आंसर हो सकता है, ठीक। और ये कह रहा है कि 6 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ये कह रहा है 6 से बड़ा होना चाहिए, ये कह रहा है कि 6 के बराबर भी होना चाहिए और बड़ा भी होना चाहिए, ये कह रहा है कि 6 से बड़ा होना चाहिए। तो बताओ इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट क्या है, कॉमन पार्ट ये है कि के का वैल्यू 6 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से आपका इंटरसेक्शन आ जाएगा के ग्रेटर देन 6, और यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने लास्ट लेक्चर जो बनाया था उसमें समझाया था, कोई नहीं, इसको भूल जाओ। अब यहाँ पे आप लोग को इंटरसेक्शन थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। आप लोग को इंटरसेक्शन 11th में पढ़ाया जाएगा, 11th के स्टार्टिंग में ही, जब आप लोग जाओगे स्टार्टिंग में ही आप लोग को ये इंटरसेक्शन और यूनियन पढ़ाया जाएगा। ये साइन होता है इंटरसेक्शन का और ये साइन होता है यूनियन का, ठीक है। वो सब छोड़ो, जिनको ये समझ में आया यहाँ तक उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और जिनको ये भी समझ में आ गया वो भी उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है, और जिनको ये समझ में नहीं आया तो आप लोग यहाँ तक लिमिट रह जाओ, यहीं तक आपका 10th का पार्ट है, ये आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया। तो यहाँ तक आप लोग एक्सरसाइज 3D का जो बीच में क्वेश्चंस छूटे थे, मतलब 11 से 15 तक के, 11 से 14 तक के, तो वो इंक्लूड करके 1 to 20 पूरा कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे लेक्चर को हम लोग एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो फिर मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।